आज का हमारा व्याख्यान है मानवेंद्र नाथ राय के राजनीतिक विचारों पर। मानवेंद्र नाथ राय का जन्म 1886 में हुआ था और मानवेंद्र नाथ राय का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है नवमानवतावाद। मानवेंद्र नाथ रॉय के यदि जीवन के बारे में हम चर्चा करें तो मानवेंद्र नाथ रॉय शुरुआती दिनों में एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में जब वे मार्क्सवाद के संपर्क में आए तो वे एक रूढ़िवादी मार्क्सवादी बन गए। लेकिन मार्क्सवादी जो विचार थे वो मार्क्सवादी विचारों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सके। आज के इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर वो मार्क्स से सहमति रखते हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर वो मार्क्स के विचारों से सहमत नहीं है। तो मानवेंद्र नाथ रॉय और मार्क्सवाद की यदि हम बात करें तो मानवेंद्र नाथ रॉय मार्क्स के विचारों में, मार्क्स के भौतिकतावाद में वो पूर्ण आस्था रखते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय जो है उनका कहना है कि मार्क्स ने द्वंद्ववादी भौतिकतावाद का प्रतिपादन किया। राय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे, लेकिन भौतिकतावाद में उनकी गहरी आस्था थी। तो मार्क्स का जो विचार है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, तो वो द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया है उससे वो सहमत नहीं है, लेकिन भौतिकतावाद में वो पूर्ण आस्था रखते हैं। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से पूर्णतः अलग हो जाने पर भी भौतिकतावाद में उनकी गहरी आस्था बनी रही। मानवेंद्र नाथ रॉय पूर्ण भौतिकतावादी थे और इस बात से सहमत थे कि भौतिकतावाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। भौतिकवाद जीवन पर्यंत राय के जीवन का केंद्र बिंदु बना रहा। तो इस तरह से वो द्वंद्ववाद से सहमत नहीं है, लेकिन रॉय जो है भौतिकतावाद जो मार्क्स के दर्शन का है उसमें उनके पूरे जीवन पर उनकी आस्था बनी गई। दूसरी बात आती है मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति। राय मार्क्स के वैज्ञानिक पद्धति से बहुत प्रभावित थे। उनका मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात यदि मार्क्स के विचारों में है तो मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरी बात आती है और वो है मार्क्सवादी चिंतन का जो मूल लक्ष्य है। मार्क्सवादी चिंतन का जो मूल लक्ष्य है उस मूल लक्ष्य में मानवेंद्र नाथ राय सहमत हैं। मार्क्स ने भी पीड़ित और दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे और इस बात की उन्होंने निंदा की कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। मार्क्स का लक्ष्य शोषण की इस स्थिति को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। और रॉय जो है वो भी, उनका भी उद्देश्य यही है कि शोषण समाप्त हो और एक समतावादी समाज की स्थापना हो। इस तरह से मार्क्स के जो चिंतन का मूल लक्ष्य है समानता की स्थापना करना, शोषण को दूर करना, शोषण की स्थितियों को समाप्त करना, तो एम.एन. रॉय भी इससे सहमत है। फिर है मार्क्स के चिंतन तथा कर्म की एकता। मार्क्स के चिंतन और कर्म की जो एकता है उस विचार से भी मानवेंद्र नाथ रॉय जो है सहमत है। रॉय ने मार्क्स के सिद्धांत को इस अंश को स्वीकार किया कि जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो और विद्यमान वस्तु स्थिति पर आधारित हो। तो इस रूप में कि यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक निश्चित कार्य योजना बनानी होगी और कार्य योजना बनाकर ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो विचार हैं वो मार्क्स से उनकी सहमति के विचार हैं। उनका कहना था कि इस रूप में हम मार्क्स के विचारों को हम अपना सकते हैं। उन्होंने मार्क्स की भौतिकतावाद में उनकी पूर्ण आस्था रखी। मार्क्स की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उस वैज्ञानिक पद्धति को भी उन्होंने अनुकरणीय बताया और जो मार्क्स के चिंतन का जो मूल लक्ष्य है शोषण की समाप्ति का, समतावादी समाज की स्थापना का, उस मूल लक्ष्य में भी उन्होंने अपनी आस्था दी। और साथ में उन्होंने मार्क्स के चिंतन से ये भी बात ग्रहण की कि यदि हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है उस लक्ष्य को एक कार्य योजना बनाकर ही हम हासिल कर सकते हैं। और अब इसके पश्चात लेकिन सारी जो आते जो मार्क्स के चिंतन के उन्होंने, ये तो उनकी सहमति का है, लेकिन सहमति के बाद में असहमति जो है आती है कि मार्क्स के ऐसे कौन से विचार थे कि जिन विचारों से एम.एन. रॉय जो है असहमत थे। तो उनके असहमति के जो विचार हैं उन असहमति के विचारों में पहला है मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति। मार्क्स की जो द्वंद्ववादी, मैंने अभी हमने चर्चा की कि मार्क्स की उस पद्धति का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। तो मार्क्स
कि इस बात से भौतिकतावाद में तो एम एन रॉय पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन जो द्वंद्ववादी पद्धति है उस द्वंद्ववादी पद्धति को वो स्वीकार नहीं करते हैं। धन्यवाद।